तो आज हम बात करेंगे लोक में अस्मिता विमर्श पर। इससे संबंधित एक लेख आप देखेंगे दसमत कहना की जो गाथा की जो पुस्तिका है उसमें अंतिम लेख, उसका शीर्षक है लोक में अस्मिता विमर्श। तो पहले हम ये समझ लें कि अस्मिता विमर्श क्या है। अस्मिता का सामान्य अर्थ है आइडेंटिटी, पहचान कह लीजिए, सरल भाषा में कहें तो पहचान। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। पहचान कुछ इस रूप में कि पहली तो जब बच्चे का जन्म होता है तो या तो वो लड़का होता है या लड़की होती है। तो सबसे पहला लैंगिक पहचान है, लिंग के आधार पर पहचान तय होती है। लड़का है तो अलग है, लड़की है तो अलग है। ये जैविक पहचान है, ये समाज द्वारा रचा हुआ नहीं है। जैविक बायोलॉजिकल पहचान है, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हम ये इसको कह सकते हैं। दूसरी पहचान ये होती है कि उसका जन्म किस कुल या किस खानदान में हुआ है, किस जाति में हुआ है। क्योंकि हमारे समाज में जब हम पहचान की बात करते हैं तो इस चीज़ का महत्व होता है, क्योंकि जाति हमारे समाज की एक वास्तविकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति से भी पहचाना जाता है। तो जाति की पहचान दूसरा ये कि उसके वर्ग की क्या पहचान हो सकती है, कि साधारण वर्ग का है कि उच्च वर्ग का है कि निम्न वर्ग का है, ये भी उसकी पहचान हो सकती है। फिर होता है उसका नाम। नाम भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। हर एक व्यक्ति को हम उसके नाम से जानते हैं। अगर नाम ना हो तो उस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो इस लिहाज से नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कई तरह की पहचानें हो सकती हैं। धर्म की पहचान, किस धर्म का है, किस प्रदेश से ताल्लुक रखता है, किस देश का नागरिक है, ऐसी अनेक पहचानें किसी एक व्यक्ति की हो सकती हैं। तो व्यक्ति तो एक है लेकिन उसकी एक अलग अलग तरह की पहचान हो सकती है। उसमें एक पहचान होती है सामुदायिक पहचान। जो जाति की पहचान है वो भी लगभग इसी तरह की चीज है, जिसको हम सामुदायिक पहचान या सामुदायिक अस्मिता कह सकते हैं। तो अलग अलग तरह की अस्मिता होती है। तो पिछले तकरीबन 30 वर्षों में हमारे यहाँ हिंदी में अस्मिता को लेकर काफी बातचीत हुई है। समाज विज्ञान में तो पहले ही इस पर चर्चा होती रही है, और विशेषतर भारत के संदर्भ में यहाँ एक व्यक्ति की कई पहचान है। तो हर एक पहचान का अपना महत्व है और उस पर समाज वैज्ञानिकों ने काफी कुछ विचार विमर्श किया है। साहित्य के विद्वानों ने भी अस्मिता विमर्श पर चर्चा की है, और विशेषकर 1990 के बाद हंस पत्रिका ने दलित और स्त्री विमर्श की चर्चा उठाई। तो अस्मिता परक राजनीति भी उसके थोड़ा पहले शुरू हुई थी, खासतौर से दलित राजनीति। उत्तर प्रदेश में काशीराम और उसके बाद फिर मायावती के नेतृत्व में दलितों ने राजनीतिक सत्ता को हासिल किया। मायावती की सरकार बनी, और ऐसा माना जा सकता है कि मायावती की सरकार बनने से उत्तर प्रदेश में दलितों का सशक्तिकरण हुआ। उसके पहले पहचान की एक और राजनीति सक्रिय थी, और वो थी ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति थी, जिसने कुछ अपने नायक पैदा किए थे। तो सत्ता में उस तरह की राजनीति भी आई। उसके बाद एक हिंदुत्ववादी राजनीति भी आई, जो आज भी सक्रिय है और जो देश की सत्ता पर जिसकी पकड़ है, जो देश पर राज कर रही है। तो अलग अलग प्रकार की अस्मिताओं को लेकर हिंदी में काफी सोच विचार हुआ 1990 के बाद हंस पत्रिका के माध्यम से, या राजेंद्र यादव जो उसके संपादक थे उनके नेतृत्व में। और फिर ऐसी रचनाएं लिखी जाने लगी जिसमें अस्मिता की बात होती थी कि अगर कोई स्त्री है तो वो स्त्री के नजरिए से समाज को, जीवन को देखती है। कोई दलित है तो उस नजरिए से समाज को देखता है या मानवीय जीवन को देखता है। तो अस्मिता परक राजनीति का एक बाई प्रोडक्ट, एक परिणाम था अस्मिता परक साहित्य। तो इस लिहाज से भी अध्ययन किए जा सकते हैं। दसमत कहना की गाथा का अगर अस्मिता परक अध्ययन किया जाए तो कम से कम
दो तरह की अस्मिताएं हमारे सामने आती हैं, दो तरह की पहचान। पहली बात तो ये है कि दसमत जो है वो स्त्री है, ये उसकी एक पहचान हुई। और दूसरी पहचान ये है कि वो निम्न वर्ग की स्त्री है। और इसके साथ एक तीसरी पहचान भी चाहे तो जोड़ दें, जो दूसरी पहचान के साथ जुड़ी हुई है, वो निम्न वर्ग की ऐसी स्त्री है जो श्रम की संस्कृति के भीतर जीती, मेहनतकश औरत। तो मेहनतकश औरत, औरत और मेहनतकश औरत, ये दो उसकी अलग अलग पहचान है। दूसरी बात यह है कि जो समाज का पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा है, उस ढांचे के भीतर दसमत जैसे स्त्रियों की क्या स्थिति है, ये भी एक विचार का विषय हो सकता है। लोक जीवन के अंदर एक स्त्री का क्या योगदान या क्या रोल या क्या भूमिका या क्या हैसियत हो सकती है। तो जाहिर है कि दसमत कहना की जो गाथा है, लोक जीवन में कुछ विशेष प्रकार के शक्ति विमर्श की ओर इशारा करती है। मतलब ये है कि शक्ति का एक पूरा ढांचा बना हुआ है, जिसको कहते हैं सोपान क्रम या हायरार्की। मतलब ये है कि कोई छोटा होता है, कोई उससे बड़ा होता है, कोई उससे और बड़ा होता है, कोई ताकतवर होता है, कोई उससे ज्यादा ताकतवर होता है, कोई उससे और ज्यादा ताकतवर होता है। इस तरह एक सोपान यानी सीढ़ी के समान संरचना बनती है। सबसे नीचे होता है सबसे कमजोर, उसके ऊपर उससे ज्यादा ताकतवर, उससे ऊपर उससे ज्यादा ताकतवर, और उससे ऊपर उससे भी ज्यादा ताकतवर। इस तरह से एक हायरार्की जिसको कहते हैं, एक सोपान क्रम, वो निर्मित होता है। और उस सोपान क्रम में हम पाते हैं कि जो सबसे ऊपर, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो बाकी नीचे के सारे सत्ताओं का, सारे लोगों का एक तरह से कहें कि दमन करता है। इसको समझने के लिए जो शक्ति का सोपान क्रम बना हुआ है, पावर का, सबसे पावरफुल ऊपर, सबसे कम पावरफुल नीचे, तो ये जो पूरी संरचना बनती है, उस संरचना पर विचार विमर्श किए जाने की आवश्यक है। दसमत कहना की गाथा के संबंध में भी हम इस तरह से विचार कर सकते हैं। तो पहली बात तो जो नजर आती है सामने ये कि जो इस हायरार्की में, इस सोपान क्रम में, ये जो सीढ़ी बनती है, उस सीढ़ी में वर्ण की सत्ता है एक तरफ, और दूसरी तरफ पितृसत्ता है। वर्ण सत्ता और पितृसत्ता। पितृसत्ता मतलब ये कि उसके पुरुष प्रधान समाज में दमन का शिकार स्त्री होती है, तो पितृसत्ता की उपस्थिति हमको दिखाई देती है पुरुष प्रधान समाज के अंदर। दूसरी बात वर्ण सत्ता जिसको हम कहते हैं, वर्ण के आधार पर भी एक पावर स्ट्रक्चर बनता है, एक सत्ता बनती है। इस सत्ता के पद क्रम में इसकी जो हायरार्की है, इसका जो सोपान, इसकी सीढ़ी है, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, और विभिन्न प्रकार की जातियां जो इन चारों वर्णों के भीतर हैं, उनके अंदर भी एक आंतरिक सोपान क्रम दिखाई पड़ता है। जैसे ब्राह्मणों के अंदर भी ये विश्वास है कि कुछ बहुत ऊंचा दर्जे के ब्राह्मण हैं, 20 बिस्वा के ब्राह्मण, 25 बिस्वा के ब्राह्मण वगैरह वगैरह, इस तरह की बात है। हम ब्राह्मणों में भी ऊंचे खानदान के हैं, इस तरह का गौरव बोध कहीं कहीं देखने को मिलता है। या जो निम्न जातियां हैं या मध्यवर्ती जातियां हैं, जिनको ओबीसी कहते हैं, उनके अंदर भी ये एहसास होता है कि हम ऊंचे हैं। आत्मगौरव का ये एहसास इस सोपान क्रम को, इस सीढ़ी को और मजबूत बनाता है। तो दो प्रकार की सत्ताएं हम दसमत कहना में देखते हैं। एक तो ब्राह्मण की सत्ता, जिसको हम वर्ण सत्ता कहेंगे, और दूसरा पुरुष प्रधान समाज के भीतर की आंतरिक सत्ता, जिस इन दोनों चीजों का संबंध सामंतवाद से भी। राजा देखिए शक्तिशाली है, और इस कहानी में जो राजा है वो वर्ण सत्ता की दृष्टि से सबसे ऊपर है, और साथ ही साथ पितृ सत्ता के लिहाज से भी वो अत्यंत शक्तिशाली है। तो दोनों तरह की सत्ताओं का तालमेल यहाँ पर इस रूप में हमको देखने को मिलता है, और यही जो है वो सामाजिक दमन का स्रोत बन जाता है। दमन, राजा महामदेव दमन करता है, एक तरफ स्त्री का और दूसरी तरफ उसके समूचे समाज का, उड़िया जाति का।
तो दोनों तरह के दमन को हम यहाँ पर बराबर देखते हैं। दूसरी बात ये कि दसमत के भीतर जो एक आत्म गौरव का भाव है कि उसकी अपनी कोई कोई अस्मिता है, उसकी अपनी पहचान है। जब वो कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और अपना कर्म अपने हाथ से लिखूंगी, तो वो अपने इस संकल्प को या इस पहचान को का आग्रह करती है, वो उसको साबित करती है कि मैं स्त्री हूं तो क्या, अपना जीवन मैं स्वयं जी सकती हूँ और मैं किसी पुरुष पर निर्भर नहीं हूं। इसलिए राजा उसका विवाह बहुत ही कमजोर आदमी के साथ कर देता है जो स्वयं दसमत पर निर्भर है, पुरुष स्त्री पर निर्भर है। तो यहाँ हमको उल्टी बात दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि समाज के अंदर जो पितृसत्ता की ताकत बनी हुई है, उस ताकत को दसमत कहना की गाथा चुनौती देती है। कोई पुरुष ये स्वीकार नहीं करता कि वो किसी स्त्री के अधीन काम करेगा या उस पर पूरी तरह से निर्भर रहेगा। इस बात को दसमत कहना की गाथा बहुत अच्छी तरह से रेखांकित करती है, क्योंकि यहाँ ऐसी स्त्री को सामने रखा गया है जो पुरुष से ऊपर है, और जब पुरुष उसका दमन करता है तो दसमत की स्त्री अस्मिता जागती है। यहाँ हम दो तीन पुरुषों को देख सकते हैं प्रतीक के तौर पर। एक सबसे पहले राजा भोगदेव जो दसमत का पिता है, वो दमन करता है। दसमत के संदर्भ में कहें, दसमत उसकी बेटी है, लेकिन दसमत जब उसको चुनौती देती है अपनी अस्मिता का इजहार करते हुए, तो राजा उसका दमन करता है और कहता है कि मैं ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, और उसका विवाह सुदन बिहिया के साथ कर देता है। दसमत उस चुनौती को स्वीकार करती है। तो दमन के खिलाफ स्त्री की अस्मिता का ये प्रतिवाद है, उसका प्रतिकार है, उसका विरोध है। तो अपने पिता का वो इस तरह से विरोध करती है। दूसरी तरफ सुदन बिहिया है जिससे उसका विवाह होता है, वो भी एक पुरुष है, लेकिन वो कमजोर है, और कमजोर पर शक्तिशाली अत्याचार करता है। ये तो हमको दसमत के प्रारंभिक अनुभव से ही पता चलता है, और समाज में भी हम देखते हैं कि ताकतवर जो है वो कमजोर को दबाता है। लेकिन जरा सोचिए कि दसमत क्या अपने कमजोर पति को दबाती? ये सवाल जब हमारे सामने आता है तो दसमत के स्त्रीत्व की वो खूबियां हमारे सामने आती हैं, जहां वो संवेदनशील है, चुनौती और संकल्प से भरी हुई है। वो अपने पति का दमन नहीं करती। एक पुरुष जो उसका पिता है वो उसका दमन करता है, लेकिन जिस पति के सामने वो ताकतवर है, उस पति का वो शिकार नहीं करती, उसको सपोर्ट करती है, उसको ताकत देती है, उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाती, बल्कि अपनी ताकत से उसकी कमजोरी को ढकने की कोशिश करती है। क्योंकि वो समझदार है, संकल्पशील है, और विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता बनाना जानती है। इसलिए जब उसका पति चमकदार पत्थर को लेकर आता है जो कि हीरा है, ये दसमत जानती है, तो उसके बाद वो उसका सही उपयोग करती है, लेकिन ये जाहिर नहीं करती कि उसने हीरे को परखा है, इसलिए हीरे पर केवल उसका अधिकार है। वो सबको बांट देती है जितना जिसको आवश्यकता है उसके अनुसार। तो स्त्री का हम एक बिल्कुल ही नया रूप देखते हैं, जहां पर वो पुरुष का दमन नहीं करती, या पुरुष के दमन का प्रतिकार तो करती है, पर स्वयं पुरुष का दमन नहीं करती। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा जो पुरुष पात्र है वो है राजा महामदेव। वो दो स्तरों पर दसमत का दमन करता है। एक स्तर पर वो दसमत को एक वस्तु समझता है, जैसे किसी भी चीज पर राजा का अपने राज्य के भीतर हक होता है, वैसे ही वो दसमत को भी एक वस्तु समझकर उस पर अपना हक जाहिर करता है। लेकिन दसमत एक जीती जागती स्त्री है, वो वस्तु नहीं है। दसमत स्वयं को वस्तु समझे जाने के खिलाफ कड़ा प्रतिवाद करती है, तीव्र विरोध करती है। इसके बावजूद राजा महादेव मानता नहीं है,
और एक दूसरे स्तर पर दशमत का दमन करता है और वो युद्ध करता है। नाराज होने पर, सजा पाने पर वो बदला लेता है और बदला लेने के लिए तमाम जितने भी लोग होते हैं दशमत के उड़िया जन, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देता है और तो उसके सैनिक मारकाट मचाते हैं। उड़िया जन त्राही त्राही करके भागते हैं, कुछ जो रहते हैं खेत रहते हैं मर जाते हैं। दशमत से वो बदला लेता है, दशमत के प्रतिकार का, और हालांकि वो जाहिर करता है कि वो दशमत से प्रेम करता है, इसलिए वो दशमत से बदला नहीं ले रहा है, ये वो जाहिर करता है। वो कहता है कि मैं तो उड़िया लोगों से बदला ले रहा हूँ। तो जो जन प्रतिरोध उसके खिलाफ हुआ है उसका बदला वो दशमत के पति को मारकर लेता है, सोचता है कि उसकी विजय हुई। लेकिन जब दशमत अपने पति के शव के साथ सती हो जाती है तो उसका विजय बोध, उसका अहंकार काफूर हो जाता है। इस अंत की उसने कल्पना नहीं की। आप देखते हैं कि तीनों स्तर पर पितृसत्ता के खिलाफ या पितृसत्ता के सामने दशमत का जो रवैया है, दशमत के जो तौर तरीके हैं, वो पारंपरिक किस्म के नहीं है। एक पारंपरिक स्त्री राजसत्ता के आगे समर्पण कर देगी, पितृसत्ता के आगे समर्पण कर देगी, और पितृसत्ता यदि कमजोर हुई तो वो उसका दमन भी करेगी। ये स्वाभाविक मानवीय वृत्ति है। लेकिन दशमत एक पारंपरिक स्त्री नहीं है। वो पारंपरिक स्त्री का जो स्टीरियोटाइप है उसको वो तोड़ देती है और एक नई स्त्री के रूप में उभर कर आती है जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की। वो स्वतंत्र है, आत्मनिर्णय के लिए भी स्वतंत्र है, और इसलिए अपने भाग्य का फैसला वो खुद करती है, अपने पिता को चुनौती देकर, राजा को चुनौती देकर, और पति को वो जिस तरह से सपोर्ट करती है उसके आधार पर। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दशमत किस तरह से अपने जीवन को संवारती है और अपने स्त्रीत्व की रक्षा करती है। दूसरी बात ये कि दशमत स्त्री के स्वाभिमान, उसकी स्वतंत्रता और उसके आत्मगौरव को अपने कर्म के जरिए स्थापित करती है। सूदन बिहैया के भाग्य का फैसला भी वही लेती है। अब जरा देखिए कि जब राजा भोज ने या भोग देव ने दशमत को बहुत खींच कर, एक तरह से कहें कि लगभग श्राप दे दिया था कि जाओ मैं तुमको सूदन बिहैया को देता हूं, तो ये फैसला कुछ वैसा ही था जैसे कि नचिकेता को, जो औपनिषदिक गल्प है, उपनिषद में जो एक कथा है, उस कथा के अनुसार, कठोपनिषद की कथा है, और उस कथा से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, नचिकेता की कथा, जिसको उसके पिता ने तकदीर के हाथों सौंप दिया था। यह क्या है कि यमराज को दे दिया, मैं देता हूं, यमराज को देता हूं, ये कहकर उसने यमराज को दे दिया था। लेकिन नचिकेता ने क्या किया? नचिकेता ने उसको स्वीकार किया, उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उसने अपनी नियति और कर्म का भाष्य स्वयं रचा, अपनी किस्मत स्वयं बनाई, और वो यम का पीछा करता रहा और यम को झुकाकर या उसका आशीर्वाद प्राप्त करके ही उसने दम लिया। क्योंकि उसने यमराज से बहुत सारे सवाल किए, सवालों के उत्तर देते देते यमराज थक गया, लेकिन नचिकेता के प्रश्न खत्म नहीं हुए। पिता ने तो गुस्से में आकर उसको यमराज को सौंपने की बात कही थी, लेकिन नचिकेता के अंदर इतना जबरदस्त संकल्प था कि उसने यमराज को ही परेशान करके रख दिया था, और जीवन के सत्य को, मृत्यु के सत्य को, संसार के सत्य को समझने के लिए उसने ढेरों सवाल कर डाले और फिर अपनी नियति को इस तरह से बदला। दशमत ने भी अपनी किस्मत को स्वयं गढ़ते हुए राजा के अभिशाप को निरर्थक साबित कर दिया और खुद अपनी नियति लिखी। तो पितृसत्ता ने जिस नियति को तय कर दिया था उसके लिए, उस नियति को उसने बदल दिया। तो हम देखते हैं कि दशमत के प्रति राजा भोज के व्यवहार में अगर पितृसत्ता की
एक तरह की अधिनायकवादी आक्रामकता दिखाई देती है या उसकी निर्ममता, निष्ठुरता व्यक्त होती है, तो दसमत एक अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि और अपने कौशल से उसका एक प्रतिपक्ष निर्मित करती है, जो स्त्रियों के लिए स्त्रियोचित है ये कहना कि एक प्रतिपक्ष है। तो पितृसत्ता की जो भीषण हिंसा है, उसका जो विध्वंसक रूप है, उसका ये एक रचनात्मक उत्तर है जो दसमत देती है। तो दसमत के व्यक्तित्व की ये जो उठान है वो हतप्रभ कर देती है। अपनी बुद्धि के बल पर, अपने संकल्प के बल पर वो जिस तरह से पितृसत्ता के सामने अपना पक्ष रखती है, उसको हम आज के स्त्री विमर्श की भाषा में कह सकते हैं कि वो एक जेंडर क्वैक है, लैंगिक भूचाल है। भूचाल आ गया। भूचाल ये है कि औरत जो है वो अपने दम पर लड़ रही है, पुरुष के लिए यही एक भूकंप के समान है। तो इसको आज के जो विमर्शकार है, स्त्रीवादी विमर्शकार, वो कहते हैं इस तरह की घटना को लैंगिक भूचाल या जेंडर क्वैक। जैसे अर्थ क्वैक होता है वैसे ही जेंडर क्वैक। और हम जेंडर क्वैक के इस विलक्षण संस्करण से जब टकराते हैं तो एक स्त्री को अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हुए पाते हैं। आमतौर पर स्त्रियों को विद्रोह करने की, परिवार की परंपराओं से परे जाने की, उसको तोड़ने की छूट नहीं होती, लेकिन दसमत हर स्तर पर लड़ती है और पितृसत्ता को चुनौती देती है। ये दसमत की अपनी अस्मिता है, एक स्त्री के रूप में अस्मिता है, स्त्री के रूप में अपनी पहचान का ये आग्रह है। दूसरी तरफ वो जब राजा महामदेव को चुनौती देती है तो वो वर्ण सत्ता के खिलाफ भी लड़ती है, और राजा, उसके बड़े भाई मतलब राजा भूमदेव के विरुद्ध भी वो वर्ण सत्ता का प्रतीक मानकर उससे लड़ती है, जब वो सहज ही सूदन बिहैया से विवाह कर लेती है। सूदन बिहैया तो निम्न वर्ण का है, गरीब भी है। मुख्य बात यह है कि वो निम्न वर्ण का है, और निम्न वर्ण होने के नाते दसमत ये कह सकती थी कि अगर मेरा विवाह करना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कीजिए जो सवर्ण हो, जो ब्राह्मण हो, क्योंकि हम ब्राह्मण जाति के। लेकिन दसमत अपने वर्ण से नीचे आती है और इस तरह वर्ण सत्ता को चुनौती देती है। यानी ये कि वो वर्ण को नहीं मान रही है, निम्न वर्ण होकर श्रमिक वर्ग के भीतर जाना उसको कबूल है। अब जो उसकी अस्मिता बन रही है वो श्रमिक स्त्री की अस्मिता है, श्रमिक स्त्री की पहचान है उसकी। तो इस पहचान को क्या कोई ब्राह्मण स्त्री सहज ही स्वीकार कर सकती है? जाहिर है कि लगभग असंभव किस्म की चीज है, मगर दसमत ऐसा करती है। वो इसको लेकर कतई परेशान नहीं होती कि राजा ने उसका विवाह नीचे की जाति में कर दिया है। अब दसमत जो है उस व्यक्ति से विवाह करके अपनी किस्मत को गढ़ती है, अपना स्वप्न लोक स्वयं निर्मित करती है। तो ये वो चीज है जो वास्तविक जीवन में उसके महान संघर्ष को प्रकट करता है। दूसरी बात यह है कि इस गाथा में दसमत के प्रति राजा महामदेव की जो आसक्ति है और उसका जो परिणाम होता है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। एक तो ये कि जो विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, दो अलग अलग लिंग के पुरुष और स्त्री के बीच जो एक सहज आकर्षण होता है, ये उसकी स्वाभाविक परिणति नहीं है, जो कि एक स्वस्थ समाज में हुआ करता है। ये कुछ अलग तरह की आसक्ति है, इन्फैचुएशन जिसको कहते हैं, एक तरह का सम्मोहन है, और इस सम्मोहन के भीतर पितृसत्ता भी है और राजसत्ता की का अहंकार भी इसके भीतर है। नैतिक रूप से सही नहीं है, राजा की पहले से 7 रानियां हैं, वो 8वीं रानी को ले जाना चाहता है, तो नैतिक रूप से भी ये गलत लगता है। लेकिन इससे जो पितृसत्ता है उसको संतोष होता है, उसका अहंकार तुष्ट होता है। तो ये एक तरह का पुल्लिंग वाद है, मतलब ये कि पुरुष की संप्रभुता की ये एक ऐसी परिणति है जो अतिवाद की ओर जाती है। एक तरह से कहें तो ये सामंती अधिनायकवाद से जुड़ता है। सामंतों के अंदर जो एक आग्रह होता है कि उसकी बात कोई काट नहीं सकता,
सबको उसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेगा तो फिर राजा किस काम का। इस अहंकार को दशमत नष्ट कर देती है और इसलिए राजा के इन्फेचुएशन को, उसकी जो गहरी आसक्ति, उसका जो सम्मोहन है, उस सम्मोहन को वो तोड़ देती है। वो राजा जो है वो दशमत को लुभाने की कोशिश करता है, उसको कहें कि आज की भाषा में कहें तो सेड्यूस करता है, लेकिन वो सिडक्शन का शिकार नहीं होती और हर स्तर पर राजा को इसके लिए वो झुकाती चली जाती है। दशमत के अंदर छटपटाहट भी है, लेकिन इस छटपटाहट के जरिए ही वो अपनी स्वतंत्रता को दोबारा से अर्जित करती है और वो प्रतिरोध करती है, प्रतिवाद करती है, लड़ती है। अब यहाँ हम राजा महादेव के आकर्षण और उसकी जो परिणति है उसके बारे में सोचें और दशमत उसको जिस तरह से सजा देती है और उस सजा के जरिए जिस तरह से वो अपनी अस्मिता को फिर से स्थापित करती है, उस पर गौर करें तो एक प्रसंग याद आता है। गोदान जो प्रेमचंद का महान की जो कथा है, उपन्यास है, उसमें माता दीन और सिलिया का प्रसंग है। माता दीन ब्राह्मण है और सिलिया जो है वो निम्न जाति की है, दलित है। उन दोनों के बीच जो संबंध बनता है, प्रेम संबंध है, एक स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये अनुलोम प्रेम संबंध है, विलोम प्रेम संबंध कह लीजिए। मतलब ये कि दोनों में कोई मैच नहीं है वर्ण और जाति की दृष्टि से। एक ब्राह्मण है और दूसरा दलित है, तो ब्राह्मण दलित को क्यों सहजता से स्वीकार करे, लेकिन माता दीन जो है वो पूरी निष्ठा के साथ उस संबंध का निर्वाह करता है। जब माता दीन को बरजा जाता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उससे ब्राह्मणों की अस्मिता प्रभावित होती है, तो माता दीन नहीं मानता, तो उसकी जाति के लोग जो है उसको खूब पीट के उसके मुंह में हड्डी का टुकड़ा डाल देते हैं और उसका इस तरह से दलितीकरण हो जाता है। तो जैसे माता दीन का दलितीकरण हम गोदान में देखते हैं, उसी तरह से इस गाथा में हम राजा महादेव का दलितीकरण भी देखते हैं। वो एक तरह से प्रतिरोध की युक्ति, प्रतिरोध का उपाय बन जाता है। सारे उड़िया जो है वो दबाव डालते हैं राजा के ऊपर और वो या दशमत उसको तैयार करती है राजा को, और वो हर तरह से उसकी बात मानने को तैयार है। मांस खाता है, मदिरा सेवन करता है और गधी की लात भी खाता है। तो इन दोनों जो प्रसंगों में अगर हम देखें तो समानांतरता दिखाई पड़ती है, एक जैसे लगते हैं दोनों। दशमत कहना के बारे में प्रेमचंद शायद ही जानते रहे, और दशमत कहना की गाथा जब रची होगी तो प्रेमचंद का युग बहुत आगे था उससे। तो ये बात कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये दलितीकरण की जो कार्रवाई है, ये जो चीज दलितीकरण है, इसको हम एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के विरोध में रखकर, इसके प्रतिलोम के रूप में रखकर देख सकते हैं। और वो अवधारणा है, एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे एम.एन. श्रीनिवासन। उन्होंने सेंसिटाइजेशन की एक धारणा रखी, संस्कृतिकरण। इसके तहत निम्न जाति के लोग उच्च जाति के प्रतीकों को स्वीकार करके प्रसन्न होते हैं और समझते हैं कि वो ऊंचा जा रहे हैं, ऊंचा उठ रहे हैं। जैसे निम्न वर्ण के लोग जनेऊ पहनते हैं, तो एक महत्वपूर्ण शाहकार कृति की रचना एम.एन. श्रीनिवासन ने की थी। और एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने इंडियन विलेज, भारतीय गांव नाम से जो रचना लिखी थी, उस रचना में कई उदाहरण देकर उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को समझाया है। तो ये दलितीकरण है, ये अवधारणा के स्तर उसके एकदम उलट है। तो इस तरह से हम तमाम उपायों के बाद देखते हैं कि दशमत तमाम तरह की प्रवंचनाओं से मुक्त होकर अपने व्यक्तित्व को स्थापित करती है और लगातार पुरुष सत्ता के खिलाफ संघर्ष करती है। उसकी हर कार्रवाई में हम इसको गहराई के साथ देख और समझ सकते हैं। तो अभी फिलहाल मोटे तौर पर इतना ही। आप उस निबंध को ध्यान से पढ़ें और उसकी सहायता से अपने नोट्स बनाएं। इस निबंध में समाजशास्त्री टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। जो शब्दावली है वो समाजशास्त्र की है, तो आपको हो सकता है कि उसको समझने में कुछ मुश्किलें हो। ऐसी स्थिति में आप ग्रुप में या चैट बॉक्स पे, ऐप पे जो चैट बॉक्स है उसमें
प्रश्न डाल सकते हैं और उसके बाद उसका जवाब देंगे। तो फिलहाल क्लास को यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज भी जाना है, 11 बजे तक पहुंचना है, इसलिए क्लास यही समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों को बहुत धन्यवाद।